हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको साइंस के कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक एक प्रश्न समझा समझा करके मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। तो पहला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष पूछ रहा है कि किसके बराबर होता है। तो हम सब जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? LIGHTYEAR, लाइट ईयर कहते हैं प्रकाश वर्ष को। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये मीटर में है। अगर कहेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, किलोमीटर में जब पूछेगा कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना किलोमीटर, तब बच्चों आपको क्या बता देना है कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 4.46, कितना होता है 4.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, किलोमीटर में। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना किलोमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ चीज़ का आपका पलायन वेग पूछता है। जैसे आपके पूछ लेगा कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। चंद्रमा का, बच्चों फटाफट आप लोग बताओ कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग है। फिर कहेगा सूर्य का पलायन वेग कितना है। तो बच्चों सूर्य का जो पलायन वेग है, सूर्य का पलायन वेग आपका हो जाएगा 617.5। कितना हो जाएगा? 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब ये पलायन वेग क्या है मैं आपको अभी यहाँ समझा देता हूँ। तो पलायन वेग क्या होता है? जैसे कहने का मतलब है अगर किसी भी वस्तु को अगर आप 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में अगर आपने 2.4 किलोमीटर ऊंचाई तक फेंक दोगे किसी भी वस्तु को धरती से, तो वो वस्तु कहाँ चला जाएगा? चंद्रमा पर चला जाएगा। वो चीज़ नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जब भी कोई ऊर्जा किसी यंत्र द्वारा हमको दिखाई दे तो हमको स्थितिज ऊर्जा लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर, चूँकि घड़ी भी क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है, यानी कि ये भी एक यंत्र है, तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। अगर झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बच्चों फटाफट आप लोग बताओ कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी बर्फ़ बनने लगता है। ये पानी क्या बन जाएगा? पानी आपका बर्फ़ बनने लगता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन पानी का अधिक घनत्व में पूछ रहा है तो आपको बताना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्यों ऐसा होता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है? इसका क्या कारण है? तो बच्चों इसका सही कारण होता है पृष्ठ तनाव। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन खोजिए सतही तनाव के कारण। हाँ, पृष्ठ तनाव, इसी को हम लोग सतही तनाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन सा घटना हमको देखने को मिलता है। तो पानी पर कीड़े का चलना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानी में घुसा थोड़ी है, पानी पर कीड़े का चलना किसका उदाहरण है? कीड़े का चलना किसका उदाहरण है? तो आप बच्चों बताओगे कि ये सब पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा का बूंद गोल होना, वर्षा का बूंद गोल दिखाई देना, ये किसका कारण होता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पानी की सतह पर सुई का तैरना,
तो आपको क्या याद रखना है कि पानी की सतह पर सुई का तैरना, ये सब किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। आपको ये सब बात याद रखना होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हर रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, क्लिक कीजिए और जाइए पीडीएफ लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंग की प्रकृति हमेशा अनुदैर्घ्य होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुदैर्घ्य तरंग का अन्य नाम और भी है। इसका अन्य नाम और कौन कौन सा है? इसी को हम लोग कहते हैं दाब तरंग। क्या कहते हैं? दाब तरंग पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग को ही हम लोग दाब तरंग कहते हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग भी हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग को ही हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंग। या इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यस्थ तरंग। क्या कहते हैं? प्रत्यस्थ तरंग। इन तीनों तरंग के अलावा बाद बाकी आपको कहीं भी दिख जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो दाब तरंग कहीं लिखा हुआ तो नहीं था। तो दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यस्थ तरंग, ये तीनों क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। अगर इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि प्रकाश तरंग क्या है, तो बच्चों प्रकाश तरंग जो होगा यह एक अनुप्रस्थ तरंग होगा, क्योंकि इसमें आपको कहीं पे दिखा है दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यस्थ तरंग नहीं दिखा है, इसलिए यह कौन सा तरंग हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। रेडियो तरंग क्या होगा? सूक्ष्म तरंग क्या होगा? दीर्घ तरंग क्या होगा? सब अनुप्रस्थ तरंग होगा। चला, साइंस जो है जुगाड़ से चलता है। आपको जुगाड़ याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक प्रश्न का आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा, तभी आपका हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सही होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार के आपको कम समय में आपको प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? अच्छा, जब निकट आती है, समझ लीजिए कि आप स्टेशन पे खड़े हैं, कोई रेलगाड़ी उधर से आ रही है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, तो आप यहाँ पर खड़े हैं। जब आप यहाँ पर खड़े हैं तो रेलगाड़ी यहाँ से आएगा, तो आपको ज्यों रेलगाड़ी आपका करीब आएगा तो आपको आवाज़ भी क्या होगा? साउंड जो होगा काफ़ी तेज़ सुनाई देगा। जब आपसे ये रेलगाड़ी दूर जाएगी तो आपको आवाज़ क्या होगा? कम सुनाई देगा। तो यही हमारा जो सिद्धांत है, इसी के बारे में हमको बताया था डॉपलर साहब ने, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डॉपलर प्रभाव क्या था? तो स्रोत एवं श्रोताओं के बीच जब दूरी घटती है तो साउंड अधिक आता है, जब दूरी बढ़ती है तो साउंड कम आता है। तो यही क्या था? डॉपलर प्रभाव था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार एक यंत्र है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको बताना है। दोस्तों, सोनार जो है ये पानी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बिल्कुल गलत, हाँ, तो नाविकों द्वारा इनका अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जल के अंदर की वस्तुओं को पता करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंग पूछ रहा है कि किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंग जो है वो परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, परावर्तन आपको पता होगा, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते थे? परावर्तन कहते थे ना। प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आपको बताना है 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है, आपको ये बात बताना है। अब पहला नियम इसका क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होगा। आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरा कहता है कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोण आई बराबर कोण आर। तो यही दो नियम था किसका, प्रकाश के परावर्तन के नियम का। आपको ये बात याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन का अगर उदाहरण पूछेगा तो आपको सबसे अच्छा उदाहरण आपको बता देना है स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला कहते हैं। क्या कहते हैं, आला कहते हैं। आपने डॉक्टर को देखा होगा, पेट में लगाता है, 2 कान में लगा लेता है, तो वही आला है। क्या है आला, खुद कौन कहता है, रेनोलोनी ने। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण कौन सा है, तो इसका भी परावर्तन ही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार जो होता है, रडार, इसका भी प्रयोग क्या किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए। रडार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रेडियो तरंग का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, आपको ये बात बताना है। दोस्तों ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो ठोस में होती है। किस में होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल भैया किस में हो गया, ठोस में हो गया। उसके बाद जो होता है द्रव में होता है। किस में होता है, द्रव में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है। तो सबसे कम ध्वनि की चाल पूछेगा किस में होता है, तो गैस में होता है। अच्छा, ध्वनि हाँ, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ वस्तु दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें ध्वनि की यानी वायु की गति कितना होता है। वायु में ध्वनि की गति पूछेगा कितना होता है। तो वायु में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वायु में ध्वनि का गति, वायु में ध्वनि का वेग पूछेगा कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो जल में आपको बता देना है 1483। जल में कितना होता है, जल में आपको बताना है 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा में ध्वनि का चाल कितना होता है। तो लोहा में आपको याद रख लेना है 5130। कितना याद रख लेना है, 5130 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होता है। किसमें, लोहा में। एल्युमिनियम में पूछेगा कितना होता है। तो एल्युमिनियम में दोस्तों कितना होता है, 6420। कितना होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। सो दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है और इसलिए थोड़ा आवाज़ फंस के आ रहा है। और कांच में पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितना होता है कांच में। तो कांच में हो जाएगा 5640। कितना हो जाएगा, 5640। इन सब पदार्थों में आपको याद रखना है कि ध्वनि का वेग कितना है, ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले प्रश्न आपके सामने में है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण पतली होती है। क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है पुरुषों की तुलना में, इसलिए स्त्रियों की आवाज़ जो होती है मधुर होती है, सुनने में अच्छा लगता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तारत्व क्या है, इस तारत्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पिच, PITCH। पिच मतलब क्या होता है, तारत्व। ये जो पिच होता है महिला में याद रखना कि महिला में पिच अधिक होता है, महिला में पिच अधिक होता है। और पुरुष का जो पिच होता है वो कम होता है। पुरुष में क्या होगा, कम होगा। इसलिए पुरुष का जो आवाज़ है थोड़ा मोटा होता है और महिला की बोली जो होती है वो पतला होती है, क्योंकि उसका जो तारत्व है क्या है, अधिक है। तो महिला का तारत्व अधिक है, इसलिए उसका आवाज़ सुरीला होता है। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों देखिए कैसे घुमा करके पूछा गया था। SSC के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शेर का दहाड़ना और मच्छर के भिनभिनाहट में
किसका तारतम्य अधिक है? शेर का दहाड़न और मच्छर के भिनभिनाहट में किसका तारतम्य अधिक है? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए किसका तारतम्य अधिक होगा। तो कई बच्चों ने लगा दिया होगा अच्छा शेर तो ज़ोर से चिल्लाएगा ना, तो शेर को लगा दिया होगा, लेकिन आपका आंसर गलत था। यहाँ आंसर क्या हो जाता है? मच्छर, क्योंकि मच्छर कितना मीठा मीठा धीरे धीरे बोलता है, जैसे लगता है कोई गाना गा रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो क्या हो जाएगा? मच्छर। मच्छर का तारतम्य क्या होगा? अधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। मतलब ऐसा ध्वनि जिसको मानव कान आराम से सुन सके, तो वो कितना होता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को मानव कान आसानी से सुन सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि का अगर मात्रक किया जाए तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक। और आवृत्ति का क्या होता है? हर्ज होता है। HZ हर्ज यह आवृत्ति का मात्रक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक अभी जस्ट बताए HZ हर्ज है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल है। तो वायु में ध्वनि की चाल तो पीछे बता के आए हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। और सबसे अधिक कहेगा कि ध्वनि की चाल किस में होती है? तो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। और एल्युमिनियम में कितना होता था? 6420 सबसे अधिक आपको याद रख लेना है। 6420 एल्युमिनियम में होता था, आपको ये बात याद रख लेना है। और लोहा में कितना होता था? 51 से 30। मैंने आपको पीछे कुछ पदार्थों में बता चुका हूँ मैं इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? यदि किसी मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर इसका जो तापमान होगा 37.5 डिग्री होगा, अर्थात 37 डिग्री दिया हुआ ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अच्छा, यही पूछ लेता कि केल्विन में कितना होगा? केल्विन में, तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान 3 तरीके से मापा जाता है। एक फ़ारेनहाइट में, तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है, हमको पता है। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री होता है। और केल्विन में कितना होता है? 310 होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। चलिए दोस्तों, ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा, रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।